सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप सभी को जो है स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जितना भी मैं पीछे पढ़ाया हूं और पढ़ा रहा हूं, सबका जो है आप खुद से भी रिवीजन कर रहे होंगे और वीडियो के अलावा भी आप लोग खुद से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आपको पढ़ना भी चाहिए बेहतर अंक के लिए। देखिए, कोई भी कहीं से भी आप नॉलेज ले, कहीं से भी आप गाइड ले, पढ़े, लेकिन बेहतर नॉलेज के लिए सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करना पड़ता है, समझ गए ना। तो ऐसे में आपको खुद से भी रिवीजन करते रहना पड़ेगा ताकि आप जो पीछे पढ़े हैं उसको भूले नहीं, ठीक है ना। रिवीजन तो मैं करा ही रहा हूँ, जितना हो पाएगा एग्ज़ाम तक। अगर कंप्लीट हो पाएगा तो कंप्लीट करा देंगे, अगर कुछ रह जाएगा तो आपका रह जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि टोटली जितना मैं पढ़ाया हूँ एग्ज़ाम टारगेट वाला में, वो सबको जो है यहाँ पे कर लूँ, ठीक है ना। कोशिश बाकी आप लोगों के लिए जारी है और कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्दी 1-2 दिनों में आप सभी के लिए क्वेश्चन सेट भी लाया जाए, जिसमें मैं खुद से क्वेश्चन सेट करूँगा और आप देखेंगे, आपके सामने आएगा और आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन में से आप कितना जवाब दे रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा, समझ गए। तो आप लोग उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा, समझ गए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं यह आपके MSN 1 के ऊपर लेकर आए हैं, ठीक है ना। MSN 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के ऊपर 3 प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। दूसरा प्रश्न है बर्न के ऊपर लेकर आए हैं। तीसरा प्रश्न जो है 3 दवाइयां हैं और तीनों दवाइयां का जटिलता, उपयोग, संकेत, निषेध और नर्सिंग मैनेजमेंट, सब चीज़ लिखना है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम आज देखते हैं। देखिए, ट्रेकियोस्टोमी क्या है। तो देखिए, जब कोई पेशेंट जो है, चूँकि ये ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकिया का एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसमें जो ट्रेकिया, अगर किसी को श्वास नली बाधित हो जाता है तो उस श्वास नली को खोलने के लिए, व्यक्ति को श्वास दिलाने के लिए एक सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, जिसके थ्रू ट्रेकिया जो होता है, जो श्वास नली, उसमें एक चीरा लगाया जाता है, समझ गए ना, गर्दन के आसपास। और उस चीरा में जो है, चीरा लगाकर जो ट्रेकिया रिंग होता है, ऐसे करके जो रिंग होता है, ऐसे ही जो रिंग होता है, तो इस रिंग में जो है आपको एक आर्टिफिशियल जो है, यहाँ से जैसे एक गर्दन है, समझिए ना, एक गर्दन है, तो इसमें से एक जो है आपका पाइप लगाकर, सॉकेट लगाकर इसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है, खोल दिया जाता है, ताकि जो वायु ऊपर से नहीं आ रहा है मुख या नाक के द्वारा ऑक्सीजन, वो जो है इस ट्रेकिया नली के द्वारा जो लगाया गया है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, इसके द्वारा आए एयर अंदर, समझ गए ना। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं। यह एक प्रकार से सांस लेने के लिए रास्ता बनाया जाता है, कृत्रिम रास्ता, समझ गए ना। यह प्रक्रिया ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है। इसकी ओपनिंग ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग के बीच में बनाई जाती है। जैसे ये ट्रेकिया है, समझ गए ना, 1 2 3 और नीचे एक 4 है, समझ गए ना। तो ये ट्रेकिया है, ऐसे एक गर्दन है, समझ गए, ये गर्दन है। तो इसमें कहता है तीसरी और चौथी ट्रेकिया के बीच में एक ओपनिंग चीरा लगाया जाता है और इसमें इंसर्ट किया जाता है एक बाहर से ट्यूब को, और उसमें सॉकेट लगाकर इसे कस दिया जाता है, समझ गए। तो यही जो है आपका एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, समझ गए ना। चलिए, अब इसका देखिए कि संकेत कहाँ कहाँ करता है, मतलब किस किस पेशेंट में जो है ट्रेकिया का जो है ऑपरेशन सर्जरी होगा। चलिए देखते हैं। पहला है जिसका श्वसन मार्ग में रुकावट आ चुका है, एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, मुख में कैंसर है, मुंह में कैंसर है, तो उसको जो है प्रॉब्लम होगा सांस लेने में, समझ गए ना। श्वास नली के सिरे पर गांठ है, जो ट्रेकिया है उसका जो सिरा है ऊपर में, उस पर कोई गांठ हो चुका है और ऊपर से जो है श्वास अंदर नहीं आ रहा है, तो उसको जो है उस ट्रेकिया के नीचे जो है गर्दन के आसपास, वहाँ पे उसको ये चीरा लगा के श्वास नली बाहर निकाल दिया जाता है, समझ गए, आर्टिफिशियल। तो ये सब में पेशेंट को ये आपका क्या करता है, संकेत करता है। मुख्य रूप से श्वसन मार्ग बाधित होता है, उसमें मुख में कैंसर है, उस या कैंसर का सर्जरी हुआ है, उसमें श्वास नली के सिरे पर गांठ है, तो उसमें जो है ये आपका किया जाता है ट्रेकिया का ऑपरेशन, समझ गया, जिसे ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है ट्रेकियोस्टोमी, तो देख लीजिए यहाँ पे। रोगी को लंबे समय तक ब्रीथिंग पैटर्न समान बनाए रखने के लिए। अगर कोई पेशेंट मुख में सर्जरी हुआ है या सांस नहीं ले पा रहा है नॉर्मल वे में, तो उसको, या गांठ हो चुका है, समझ गए ना, तो उस कंडीशन में उसको जो है लंबे समय तक ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब सांस का पैटर्न बनाए रखने के लिए ये किया जाता है, समझ गए। इसका उद्देश्य है रोगी को ट्रेकिया में जमे शराब को हटाने के लिए। अगर ट्रेकिया में किसी भी प्रकार के पदार्थ अगर जम गया हुआ है जिसके कारण श्वास नहीं ले पा रहा होता है व्यक्ति, तो उसको एक कृत्रिम लगाया जाता है पाइप ट्रेकियोस्टोमी सर्जरी के द्वारा। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य देखिएगा, बेहोश या लकवाग्रस्त रोगियों में एस्पायरेशन को रोकने हेतु, समझ गए ना।
अगर कोई बेहोश व्यक्ति है या कोई लकवाग्रस्त है और वो मुंह से अपना श्वसन की क्रिया मतलब जो नॉर्मल श्वसन की क्रिया जहाँ से शुरू होता है नाक से, वहाँ से नहीं करके उसका जो है प्रभावित होता है, तो उसको ये चीज़ें किया जाता है ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है। जब रोगी समान रूप से श्वसन करने में असमर्थ हो तब लंबे समय तक उसे यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करने हेतु, जब कोई व्यक्ति नॉर्मल श्वास नहीं ले पा रहा हो, उसमें असमर्थ हो, तो उसे जो है ये ट्रेकियोस्टोमी करके उसे यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान किया जाता है। और वेंटिलेशन क्या होता है पता है आप लोग को कि गंदे वायु को हटाकर शुद्ध वायु को प्रतिस्थापित किया जाता है वेंटिलेशन के द्वारा। समझ गए। तो ये जो है ऐसे किया जाता है, आपको ट्रेकियोस्टोमी का ये सब उद्देश्य होता है। समझ गए। चलिए अब देखिए ट्रेकियोस्टोमी में किन किन सामानों का उपयोग पड़ता है। तो एक सर्जरी में किन किन सामानों का उपयोग पड़ता है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही ट्रेकिया के आसपास, गर्दन के आसपास का सर्जरी है तो कुछ और चीज़ें हो सकता है इसके लिए जो कि प्रॉपर हो ट्रेकिया के लिए। तो जैसे देखिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, अब आर्टिफिशियल ट्यूब वहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा तो वो तो ट्यूब होना ना चाहिए, तो ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होना चाहिए। उसके बाद है लैरेंजोस्कोप होना चाहिए, ये लैरेंजोस्कोप जाँच के लिए देखा जाता है। समझ गए ना। तो लैरेंजोस्कोप होना चाहिए, एम्बू बैग होना चाहिए। ठीक है ना। ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए O2 होना चाहिए, दस्ताने होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, गॉज पीस होना चाहिए सिक्रेशन को साफ उप करने के लिए। समझ गए ना, चीरे वाले स्थान को साफ करने के लिए। उसके बाद नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, नॉर्मल सलाइन से जो है चीरे वाले स्थान को साफ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कनेक्टिव ट्यूब होना चाहिए। कनेक्टिंग ट्यूब का मतलब समझ रहे हैं ना कि ट्रेकिया के ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के में जो है क्या किया जाता है, कनेक्टिंग ट्यूब को जो है लगाया जाता है। समझ गए। सक्शन कैनुला होना चाहिए, सक्शन मतलब चूसन के लिए कैनुला उसमें होना चाहिए ताकि अगर कोई सिक्रेशन वगैरह हो तो उसे आसानी से जो है अगर कोई चीज़ फंसे ट्रेकिया में तो उसे जो है साफ किया जा सके। नेक्स्ट है SpO2 मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्जरी में आपको जो है बार बार पल्स रेट, ऑक्सीजन, ये सब जो है पेशेंट का मॉनिटर पर जो है मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा एयर वे होना चाहिए, पेशेंट को एयर वे मतलब श्वसन मार्ग खुली हुई हवा होना चाहिए। सिरिंज, IV सेट, वेन फ्लॉन, टॉर्च, ये सब होना ही चाहिए। ठीक है ना। सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए। समझ गए। ये सब है। उसके बाद कुछ आवश्यक दवाइयाँ जैसे मिडाजोलम, एड्रेनालाइन और एट्रोपिन, इमसेट, ये सब जो है दवाइयाँ होनी चाहिए। समझ गए। तो ये जो है आपका हो गया, ये आपका हो गया कि कुछ सामान जो कि सर्जरी के टाइम ट्रेकियोस्टोमी में चाहिए। तो ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका प्रक्रिया मतलब प्रोसेस कैसे होता है ये सर्जरी होने का। ठीक है ना। देखिए पहला है यह प्रक्रिया चिकित्सक द्वारा की जाती है एवं नर्स चिकित्सक के साथ असिस्ट करती है। देखिए कोई भी सर्जरी का प्रोसेस है वह जो है नर्स नहीं करती है, सर्जरी के प्रोसेस में हेल्प करती है नर्स। जैसे कोई इक्विपमेंट लाना हो, पेशेंट का मॉनिटरिंग करना हो, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना हो, ठीक है ना, कोई सिक्रेशन हो रहा है, शराब हो रहा है तो उसको साफ करना हो, ठीक है ना, कोई अचानक से दवाइयाँ देना हो तो वो दवाइयाँ देती है। तो ये सब सहायता के काम करती है, ना कि पेशेंट, ना कि नर्स जो है ऑपरेशन करती है, सर्जरी करती है, चीरा लगाती है। समझ गया ना। और ना उसका काम टाँका लगाने का है, स्टिच करने का। समझ गया ना। तो ये चीज़ें हैं। ये हो गया। रोगी सेमी फाउलर या हाई फाउलर स्थिति, रोगी को सेमी फाउलर या हाई फाउलर स्थिति प्रदान की जाती है। प्रोसेस में जो है रोगी को सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन प्रदान किया जाता है। समझ गए। चलिए ये हो गया। तीसरा प्रोसेस में यहाँ पे देखिएगा रोगी को जो है नेक एक्सटेंड रखकर इंसिजन साइट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। रोगी को जो नेक होता है उसको सीधा रखकर और जहाँ चीरा लगाना है बीच में वहाँ पे जो है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे आपका हो गया पोविडोन हो गया, उसके बाद आपको बोलते हैं डिटॉल हो गया, बहुत सारे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिससे साफ किया जाता है। समझ गए। नॉर्मल सलाइन हो गया। नेक्स्ट है अब चिकित्सक द्वारा ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग पर चीरा लगाया जाता है एवं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है ना। देखिए इससे अब जो है तीसरा पॉइंट में साफ़ कर देगी जिस जगह पर चीरा लगाना है, तो चौथा स्टेप में जो डॉक्टर होंगे अब उस साफ़ किए गए जगहों पर जो है ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग पर एक चीरा लगाते हैं। समझ गए ना। जैसे ये तीसरा रिंग है और ये चौथा रिंग है तो इसके बीच में एक चीरा लगाते हैं और चीरा लगाकर यहाँ से एक ट्यूब डालकर इसको जो है ट्रेकिया के ट्यूब डालकर इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ पर एक सॉकेट के द्वारा इसको कस देते हैं ताकि ये जो ट्यूब है इधर उधर न हिले, और इसको खोल देते हैं ताकि बाहर जो है श्वसन यहाँ से लिया जा सके। समझ गए। ये हो गया चौथा। पांचवा पॉइंट यहाँ पे आप लोग प्रक्रिया में देखिएगा इंसिजन के कारण होने वाले रक्तस्राव का लगातार चूसन किया जाता है। ठीक है ना। अब इंसिजन जो चीरा लगा है उसके कारण हो सकता है ब्लड कोई सिक्रेशन हो सकता है तो उसको लगातार जो है चूसन मतलब सक्शन किया जाता है। समझ गए। रोगी को लगातार जो है वो थेरेपी का एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है, मतलब उसे जो है देख रेख किया जाता है ऑक्सीजन वगैरह का। ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को स्थिर रखने के लिए अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। समझ गए ना। सॉकेट के द्वारा कस दिया जाता है। समझ गए।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा ट्रेकियोस्टोमी में नर्सिंग देखभाल। अब देखिए मैं यहाँ पे नर्सिंग देखभाल तो नहीं बताता, बट बता दे रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन पर्सनल जो है 15 नंबर में पूछता है, तो आपको जो है मैं सीधा बता देता हूँ कि ट्रेकियोस्टोमी और ये तो एक प्रकार से सर्जरी ना है, तो इसी प्रकार से और सारे सर्जरी में आप कैसे जो है नर्सिंग केयर लिख पाएंगे, तो मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे। बाकी फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी के नर्सिंग देखभाल पूछेगा ना, तो इसका प्री भी लिखना पड़ेगा और पोस्ट भी लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 लिखना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी से पहले और ट्रेकियोस्टोमी के बाद नर्सिंग देखभाल, समझ गए ना। तो मैं सब मिला के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग लगा के पहले वाला को पहले वाला में लिखिएगा और बाद में क्या क्या देखभाल होगा उसको लिखिएगा, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम रोगी को उसके परिजनों को प्रक्रिया के बारे में समझाकर लिखित सहमति लेंगे। ये आपका प्री वाला में होगा, ट्रेकियोस्टोमी के पहले वाला में होगा कि परिजन को समझाएंगे, पेशेंट को समझाएंगे और उससे जो है इससे संबंधित होने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट होगा कि लिखित सहमति ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद होगा रोगी को शांत एवं स्वच्छ वातावरण और संवातन युक्त वातावरण प्रदान करेंगे। ये सब जो है पहले का है, समझ गए, सर्जरी से पहले का है। नेक्स्ट है रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करेंगे, फाउलर पोजीशन में रखेंगे, ठीक है ना। रोगी को जैविक चिन्हों का नियमित चेक करेंगे, तो ये जैविक चिन्ह का जो है सब में होगा, प्री पोस्ट सब में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सक के आदेशानुसार रोगी को दर्द निवारक दवाइयाँ देंगे, ठीक है ना। अगर ट्रेकियोस्टोमी हो गया है और पेशेंट को कोई दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के अनुसार जो है एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, ये आपका पोस्ट वाला में होगा, ठीक है। रोगी को आवश्यक नम O2 प्रदान करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे रोगी को स्राव और सिक्रेशन को हटाने का तथा एयरवे को साफ करने के लिए चूसन करेंगे। अब जहाँ ट्रेकिया पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर चीरा लगा है, अगर वहाँ से ब्लड उलड या कुछ ऐसे चीज़ों का सिक्रेशन हो रहा है और उस सिक्रेशन से अगर जो हवा का रास्ता है वह जो है भर गया है, जाम हो गया है, तो उसको जो है सक्शन करके चूस कर जो है उससे साफ करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सक्शनिंग के दौरान सख्त विष संक्रमित तकनीक का उपयोग करें। अब जब सक्शन करेंगे उस नली को साफ करने के लिए तो बिल्कुल जो है डिसइंफेक्शन तकनीक का उपयोग करेंगे। एक बार में सक्शनिंग 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा रोगी को हाइपोक्सिया में जा सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से उसके हवा को खींचेंगे। नियमित अंतराल पर ट्रेकियोस्टोमी के आसपास की जगह की नियमित सफाई करना चाहिए। ये सब जो है आपको पोस्ट ऑपरेटिंग में है, ठीक है ना। उसके बाद है यदि रोगी की भोजन निगलने में असमर्थ हो तो एनजी ट्यूब द्वारा उसका पोषण मेंटेन किया जाना चाहिए। अब जो रोगी है मान गए ऑपरेशन हुआ है तो भोजन करने में असमर्थ हो रहा है, तो उसको जो है नोजोगेसियल जो आपका नजल गैसो जो ट्यूब होता है जो नाक में जो है पाइप लगाकर या मुंह में पाइप लगाकर जो है उसे पोषण देते हैं, वो वाला लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है 12 नंबर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सफाई के दौरान इनर कैलुना को अच्छी तरह साफ करें, इसे बाहर निकालकर HO2 के घोल से साफ करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल से साफ करें। उसके बाद ब्रश की सहायता से डिस्टिल वाटर में धोना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो कैनुला लगाया जाता है ना इनर अंदर मतलब लेने साफ करने के लिए जो इनर कैनुला लगाया जाता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के, उस ट्यूब को निकालकर और अच्छे से क्या है साफ करना चाहिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। हो गया आपका यहाँ पे वो समाप्त हो गया। चलिए अब आपका दिमाग के ऊपर है आप कैसे जो है उसमें से प्री ऑपरेटिंग में लिखते हैं और पोस्ट ऑपरेटिंग में लिखते हैं। प्री ऑपरेटिंग वाला में और सारे चीज़ें होता है, ठीक है ना, कि प्री ऑपरेटिंग में कोई भी सर्जरी होने से पहले उसका जांच कराते हैं, पेशेंट का स्थिति देखते हैं, उसके बाद जो है उसको 6 से 8 घंटे पहले जो है उसको मुख से भोजन नहीं देते हैं, ठीक है ना। उसका जो है पोषण मेंटेन करने के लिए IV मार्ग से उसको जो है तरल पदार्थें देते हैं, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ें प्री ऑपरेटिंग में लिखते हैं, समझ गए। चलिए जटिलता में यहाँ पे आप लोग देखिए जटिलता क्या है। जटिलता में जैसे ट्यूब का अपने स्थान से हट जाना, जैसे ट्यूब लगाए हैं तो ये ट्यूब जो है अपने स्थान से इधर उधर खिसक सकता है, इसका जटिलता है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में रुकावट, अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाया गया है उसमें रुकावट भी हो सकता है ज़्यादा चीज़ें उसमें भरने से, ठीक है ना। ट्रेकियोमेलेसिया हो सकता है, ट्रेकियल एस्टोनोसिस हो सकता है, मतलब जो श्वास नली है उसमें संकुचन आ सकता है। ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टूला हो सकता है, मतलब जो ट्रेकिया और जो ओसोफेगल है उस दोनों में ज्वाइंट हो सकता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है, ओके। तो आपका ट्रेकिया यहाँ पे समाप्त हो गया, ओके। ट्रेकियोस्टोमी पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे से, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बर्न देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बर्न से किसी भी तरह के पूछेगा आपसे, देखिए कि बर्न क्या होता है, बर्न का आकार या प्रतिशत निकालने के लिए रूल्स ऑफ 9 को समझाए, ठीक है ना। गंभीर जले हुए घावों के लिए प्राथमिक उपचार लिखे, एक क्वेश्चन ये है। तो यानी बर्न से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आज कर लेंगे, ठीक है।
देखिए बर्न तो आप लोग जानते हैं कि बर्न क्या होता है। तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे विद्युत प्रवाह, कोई गर्म धातु हो गया, या डायरेक्ट आग है, या जलता हुआ कोई रसायन है, या कोई पेट्रोल है, इन सब के संपर्क में आने के बाद तो घाव होता ही होता है। चूँकि व्यक्ति झुलसता है या जड़ता है तो घाव तो होता ही होता है, और जब घाव होता है तो वहाँ का ऊतक नष्ट होता है, और इसी को जो है हम लोग जलना कहते हैं। समझ गए ना। चलिए जलना समझ गए आप लोग। अब देखिए जलने की गंभीरता का वर्गीकरण। अब व्यक्ति जो है किस किस कंडीशन में जो है कितना कितना जला होता है, तो चलिए आज जो है हम लोग समझते हैं। यानी जलना का प्रकार देखिए वर्गीकरण। पहला है प्रथम श्रेणी, या इसी को ऊपरी तौर पर जलना, समझ गए ना। फर्स्ट डिग्री, या इसी को सुपरफिशियल बर्न कहते हैं, ठीक है ना। सुपरफिशियल बर्न कहते हैं या फर्स्ट डिग्री कहते हैं, समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ पे सुपरफिशियल बर्न या फिर फर्स्ट डिग्री कहते हैं। देखिए ये जो जलने का प्रकार होता है ना, इसमें केवल जो ऊपरी त्वचा होता है वही जलता है, वही प्रभावित होता है, जिससे लाल होता है त्वचा, सूख जाता है या सूज जाता है, और उसमें दर्द होता है, जलन होता है, समझ गए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये झुलसना होता है। व्यक्ति हल्का फल्का झुलसता है ना, तो यह जो है ऊपरी तौर पर जलना होता है, प्रथम श्रेणी का होता है। जैसे भाप से, जैसे रोटी बना रहे हैं और रोटी फूला, उसमें अचानक से जो है उंगली जो है उसमें अंदर चला गया उस भाप में, तो क्या होता है, आदमी का जो ऊपर का स्किन होता है झुलस जाता है, और झुलसने के बाद देखते हैं कि उसमें फोड़ा आ जाता है और साथ में लाल लाल हो जाता है, या किसी चीज़ में सटने से जो है वो चीज़ हो जाता है। तो ये फर्स्ट डिग्री का होता है, समझ गए। चलिए दूसरा जो डिग्री का होता है, द्वितीय श्रेणी, सेकेंड डिग्री का, या इसी को पार्शियल थिकनेस कहते हैं। इसमें बाहरी त्वचा जल जाती है, मतलब इसमें जो बाहरी त्वचा होता है यह पूर्ण रूप से जल जाता है, त्वचा लाल सूज जाती है एवं फोफले पड़ जाते हैं। सेकेंड डिग्री का होता है ना, तो इसमें हल्का गंभीर जला होता है, इसमें स्किन पूर्ण तरीका से जल गया होता है और उसमें जो है फफोला आ जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका द्वितीय श्रेणी का होता है, समझ गए। जिसमें पानी भर गया, फफोला आ गया, समझ लीजिए वह द्वितीय कैटेगरी का है, और वह थोड़ा सा गंभीर है। लेकिन ऐसे जला हुआ जहाँ पे फोला वगैरह नहीं आता है, हल्का जलन उनल और लालापन रह जाता है, तो फर्स्ट डिग्री होता है। चलिए तीसरे डिग्री यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और इसी को हम लोग पूर्ण गहराई वाले घाव कहते हैं, फुल थिकनेस बर्न्स, या फिर थर्ड डिग्री, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें बाहरी त्वचा के साथ साथ आंतरिक ऊतक भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे पेशियां, तंत्रिका एवं अस्थि। त्वचा काली या भूरी पड़ जाती है, घावों को भरने में अधिक समय लगता है। देखिए तृतीय श्रेणी का जो घाव जो जलना होता है ना, यह व्यक्ति में पूर्ण रूप से जो है क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। मतलब सीधा सीधा कहिए कि गंभीर रूप से जला हुआ पेशेंट, यह तृतीय जो है श्रेणी में आता है। उसको जो है ऊपरी त्वचा के साथ साथ उसको जो है निचली त्वचा के साथ साथ हड्डियों तक जो है प्रभावित करता है ये जला हुआ, ठीक है ना। जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से जला होता है, और यह जलने के कारण व्यक्ति का मांसपेशी, उसका जो नर्व, जो तंत्रिका होता है, जो हड्डी होता है, ये सब प्रभाव में आता है। तो यह जो है तृतीय श्रेणी का होता है, समझ गए। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री समझ गए जलने का वर्गीकरण। अब देखिए आपसे पूछेगा कि जलने के घावों को आकार बताइए, कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए रूल्स ऑफ 9 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब रूल्स ऑफ 9 आप लोग याद कर लेंगे तो जो है आप किसी भी जले हुए मरीज का उसके घाव का आकार निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जले हुए घावों का आकार द रूल ऑफ 9 से निर्धारित किया जाता है। इस नियम के अनुसार शरीर को 9 भागों में बांटा जाता है एवं प्रत्येक भाग एक निश्चित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना से पता चलता है कि व्यक्ति कितने % जला हुआ है। देखिए रूल ऑफ 9 का मतलब ही होता है कि शरीर के 9 भागों में बांट देना। वो 9 भागों में बांट दिया जाता है, जिससे होता यह है कि पेशेंट जो है वह पता चलता है कि कितना जला हुआ है, और जितना ज़्यादा जला हुआ होता है उस प्रतिशत को जोड़ते जाते हैं, समझ गए ना। और वह बताता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है, और यही जो है तय करता है घाव का आकार, यानी पेशेंट कितना ज़्यादा गंभीर है। यह रूल्स ऑफ 9 से पता चलता है। ओके चलिए तो देखिए रूल्स ऑफ 9 क्या कहता है, कैसे कैसे बांटा गया है, देख लीजिए यहाँ पे, समझ गए। देखिए तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, रूल ऑफ 9 याद करने के लिए आपको पहले शरीर का कौन कौन से अंग है जिसको बांटा गया है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए आपको सिर और गर्दन, सबसे पहले सिर और गर्दन को एक कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, एक माना गया है। उसके बाद ट्रंक है, धड़ को एक माना गया है, ओके। उसके बाद जो है आपका आता है भुजा है, हैंड है, समझ गए ना। उसके बाद आपको आता है टांगे, पैर को, समझ गए। और उसके बाद जो है आपका है पेरेनियम, मूलाधार, समझ गए। अब देखिए ये जो पेरेनियम वाला क्षेत्र होता है यह जो है बालक में नहीं होता है, समझ गए। और ये कुल मिलाकर 100% होता है, समझ गए ना। अब देख लीजिए यहाँ पे
जैसे अगर कोई वयस्क है 18 से ऊपर का है, समझ गए ना, तो वो तो वयस्क हो जाता है। तो अगर उसका सिर और गर्दन अगर जला हुआ है तो उसको 9% माना जाता है कि जला हुआ है। इसी प्रकार से अगर बच्चा में गर्दन और सिर जला हुआ है तो यानी गर्दन से ऊपर जला हुआ है तो उसको 18% यानी बालक से आधा जो है वयस्क में माना जाता है कि व्यक्ति जला हुआ है। ठीक है। अगर धड़ जला हुआ है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि धड़ जो जला होता है तो उसमें आपको जो है, जैसे धड़ मतलब बॉडी बॉडी होता है, समझ गए ना, तो इसमें 18 आगे माना जाता है और 18 पीछे माना जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका 36% हो गया और ये भी 36% है, यानी दोनों 36% समान है, समझ गए। अगर किसी का हाथ जला है तो 9% एक हाथ को और 9% दूसरे हाथ, यानी टोटल भुजाएं जो होगा वह 18% बताता है, समझ गए। ये चीज़ समझ गए। टांगे है, पैर है, दोनों पैर के लिए 18% यानी 36% दिया गया है, समझ गए। और एक मूलाधार होता है जो कि 1% होता है, समझ गए। तो ये आपको बताता है, देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, रूल्स ऑफ 9 हो गया ना। यानी सिर और गर्दन 2 हो गया, सिर और गर्दन देख लीजिए, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6, 2 इसमें सिर और गर्दन 8 और 1 के 9 भाग में बांट दिया। याद रखना है सिर और गर्दन, उसके बाद बॉडी आगे पीछे का धड़, उसके बाद जो है भुजा 18% और फिर जो है टांगे 36% वयस्क में और बच्चे में 28%, समझ गए। और पेरेनियम सिर्फ और सिर्फ आपको वयस्क में होता है, 1% बच्चे में नहीं होता है, और यही रूल्स ऑफ 9 है, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कोई गंभीर रूप से जला हुआ है तो उसका फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही फर्स्ट एड दिया जाता है, तो उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे। आप भी अपने आसपास किसी को अगर जला हुआ है तो उसको फर्स्ट एड कैसे दे पाएंगे, देख लीजिए। घायल को दिलासा देंगे एवं सहारा देंगे। सबसे पहले जब कोई पेशेंट जलता है या जल गया है तो उसको जो है आप लोग हल्ला गुल्ला बेचैनी करने से अच्छा है कि उसे सहारा देंगे, दिलासा देंगे। ओके। नेक्स्ट है घायल ने अगर कुछ पहना हो बाहरी वस्तु जैसे अंगूठी, घड़ी, जूता, चप्पल, ये सब जो है उसे ध्यानपूर्वक उतार देना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट है जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डालें जब तक कि दर्द से राहत ना हो। ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट जला हुआ है भयंकर और वो जगह उसको गर्म है और वो जगह उस पर जलन हो रहा है तो उस पर जो है आप ठंडे पानी से उसको ठंडापन डाल सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने की कोशिश ना करें, इससे त्वचा भी हट सकती है। अब जो जला हुआ भाग है अगर आप उस पर कोई कपड़ा पहना है और उसको आप चाहते हैं कि कपड़ा को हटा दे तो वो कपड़ा अपने साथ उसका स्किन भी निकाल सकता है, तो इसलिए जो है अगर पहना है तो उसको रहने देना चाहिए, समझ गए। जले हुए भाग पर कुछ न रखें। अब जो जला हुआ भाग है उस पर कुछ न रखें क्योंकि यह बहुत सेंसिटिविटी होता है इसमें, जिससे पेशेंट को इरिटेट हो सकता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए जले हुए भाग के बीच संक्रमित ड्रेनिंग से पट्टी करें। अब अगर फर्स्ट एड का आप मालिक है, फर्स्ट एड आता है तो उसे जो है एक ड्रेसिंग करें। ये ड्रेसिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप उसको जो है बीच संक्रमित पट्टी से ड्रेसिंग कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए आयात का उपचार करें, समझ गए ना। आयात का उपचार जरूर करना चाहिए, समझ गए। यदि घायल अचेत हो यानी अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो तो उसका वायु मार्ग खोले, एयरवे खोले एवं आवश्यक हो तो बचाव प्रणाली ABC को पूरा करे, घायल का रिकवरी पोजीशन में रखे, समझ गए ना। तो ये जो है आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखभाल क्या करेंगे, घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित कर देंगे। तो ये 9 पॉइंट आप किसी भी जले हुए गंभीर रूप से पेशेंट को देखभाल में आप लिख सकते हैं फर्स्ट एड में, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जलने का कारण बताइए और इसका नर्सिंग देखभाल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए जलने का क्या क्या कारण हो सकता है हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना इसको आप सुनते जाएंगे तो याद हो जाएगा। अब आप लोग को पता है रूल्स ऑफ 9 में क्या होता है, 9 पोजीशन को बांटा गया है। सिर गर्दन को एक में रखा गया है, आगे पीछे यानी धड़ को एक में रखा गया है, दोनों बाहों यानी भुजाओं को एक में रखा गया है 18%, 9%, शरीर को धड़ को 18 36%, समझ गए ना। उसी प्रकार से फिर एक 36% है, दोनों पैर 18%। तो ये सब ध्यान आप लोग रखेंगे तो याद हो जाएगा। दोनों हाथ को 9% बता गया है, पेरेनियम को 1% जो कि वयस्क में है। टांगे का बात किया जाए तो बालक में 28% है चूँकि बालक का पैर छोटा होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे, रूल्स ऑफ 9 हो गया। उसके बाद जलने का प्रकार, वर्गीकरण, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जो जैसा जला होगा उसको ऐसा डिग्री में रखते हैं, समझ गए ना। देखभाल में आप क्या क्या कर सकते हैं जलने वाले पेशेंट का फर्स्ट एड में, तो वो सब बता ही दिए। बाकी अब इसका कारण देखिए कौन कौन से कारण हो सकता है जिससे पेशेंट जलता हो। तो पहला है विद्युतीय घाव। विद्युतीय घाव आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिकल बर्न। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों के संपर्क में आने से अगर आपके अंदर घाव होता है तो जो है वह जो है ये विद्युतीय घाव एक कारण बनता है जलने का, समझ गए।
नंगा तार, बिजली के झटके लगने से, समझ गए। विकिरण रेडिएशन बर्न, अब देखिए सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें से शरीर की त्वचा व आंखों में विकिरण घाव हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे एक्सरे आदि से भी विकिरण घाव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब आप सूर्य की रोशनी सहने तक ही आप सह सकते हैं। अगर आप सूर्य की रोशनी में जितना धीरे धीरे नज़दीक जाएंगे सूर्य के, उतना जो है आपको त्वचा पर प्रॉब्लम इफेक्ट डालेगा इसका अल्ट्रा वायलेट, समझ गए ना। और साथ में एक्सरे, समझ गए ना, ये सब जो है क्या करता है कि व्यक्ति को घाव दे सकता है। तो ये रेडिएशन बर्न हो गया, समझ गए। रासायनिक घाव जैसे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे तेजाब, तेजाब से भी घाव होता है। तेजाब एक रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है व्यक्ति को शरीर, अगर व्यक्ति क्या किसी आप खरपतवार पर रख दीजिए, उसको जला देगा 1 सेकेंड में। तो तेजाब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है या केमिकल होता है जिससे व्यक्ति जल भी जाता है, समझ गए ना। नेक्स्ट कारण है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब है कि गर्म द्रव, आग, गर्म तरल पदार्थों आदि के संपर्क में आने पर तापीय घाव होता है। जैसे खलती हुई कढ़ाई में तेल या कोई भी बनते हुए सामानों में टच आ जाना या उसमें पड़ जाना, इससे जो घाव आएगा वो थर्मल बर्न होता है, तापीय घाव। ओके, चलिए अब देखिए जलने से क्या क्या जटिलता हो सकता है, यानी जलने के बाद पेशेंट को और ज़्यादा क्या समस्या हो सकता है। तो रक्त के कमी, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि शरीर में अगर कोई जलेगा तो उसको शरीर में पानी का कम हो ही जाएगा, पानी भी जल जाएगा, ब्लड भी जल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो उससे एनीमिया होगा, मनोबल कम हो जाएगा, व्यक्ति कमज़ोर होगा, उसका किडनी भी प्रभावित हो सकता है जलने के बाद, समझ गए ना। किडनी पर भी टेम्परेचर लगेगा, तापमान लगेगा, तो किडनी भी विफलता हो सकता है। और साथ में शरीर में सूजन आ जाएगा, क्योंकि ब्लड का संख्या बहुत कम हो जाएगा, शरीर में पानी हो जाएगा, तो उसको जो है एडिमा भी हो सकता है, शरीर में सूजन। तीव्र रक्त विषाक्तता, शरीर में रक्त में पॉइजनिंग हो सकता है। यकृत विफलता, लीवर का विफलता भी हो सकता है, क्योंकि शरीर में जलने के बाद सब अंगों को तो इफेक्ट करेगा ना, सब अंग जो है एकदम गर्म हो जाएगा। अगर पूर्ण रूप से अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो जिस साइड से वो जलेगा उस साइड के अंग को भी वह इफेक्ट में डाल देगा। तो यही चीज़ें होता है, समझ गए ना। तो किडनी और यकृत दोनों का विफलता हो सकता है। अमाशय यांत्रिक रक्तस्राव, मतलब अमाशय में यांत्रिक रक्तस्राव होने लगेगा, समझ गए ना, पेट से, समझ गए। साथ ही अगर कोई चेस्ट के आसपास जला है तो उसको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। मतलब तमाम तरीके के चीज़ जो है हो सकता है जलने के बाद, समझ गए ना, जो शरीर में प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो जटिलता हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए जलने वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन एक और बनता है कि 70% जले हुए पेशेंट का नर्सिंग देखभाल समझाइए, ठीक है ना। तो चलिए आप एक जले हुए पेशेंट का नर्सिंग देखभाल या फिर 70% जले हुए पेशेंट का नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे। पहला आता है आपातकालीन उपचार। कोई पेशेंट जला हुआ है और आप हॉस्पिटल में आया है तो आप उसको जो है कैसे उपचार करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपातकालीन उपचार में पहले फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट होता है, तो रोगी का जैविक चिन्ह चेक करेंगे, जलने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे जला है, ठीक है ना। उसके बाद रोगी के श्वास रोध को पहचानना चाहिए कि श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आपातकालीन इलाज में ये करते हैं, समझ गए। और उसके बाद उसको जो है अगर ऑक्सीजन का कमी है तो वो O2 थेरेपी देते हैं। उसको जो है तरल शरीर में बना रहे, चूँकि जलने के बाद तरल कम हो जाता है शरीर में, तो उसे NG ट्यूब के माध्यम से जो है तरल पदार्थ से लगातार देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रावेनस IV मार्ग से तरल देंगे, कैथेटर लगाना चाहिए मूत्र विसर्जन के लिए। तो ये सब जो है आपातकालीन देखभाल होता है जो पेशेंट को तुरंत देना चाहिए हॉस्पिटल पहुँचते ही, ठीक है। नेक्स्ट है अब रिहाइड्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिहाइड्रेशन में एक पार्कलैंड सूत्र आता है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। शरीर को निर्जलीकरण से बचाने के लिए रिहाइड्रेशन का देखभाल किया जाता है, ठीक है। रोगी को निर्जलीकरण से बचाने के लिए IV इंट्रावेन माध्यम से फ्लूइड देने चाहिए। IV फ्लूइड की गणना निम्न प्रकार करनी चाहिए। अब IV फ्लूइड देंगे तो ऐसा नहीं ना है कि एकदम ठेलम ठेल जो है शरीर में तरल पदार्थ से देते जाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, शरीर के अनुसार देंगे, चूँकि जला हुआ पेशेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पार्कलैंड सूत्र कहता है, देख लीजिए। पार्कलैंड जो सूत्र होता है कहता है कि प्रथम 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा, मतलब हम प्रथम 24 घंटे में पेशेंट को कितना द्रव देंगे, समझ गए ना, उसका मात्रा जो है हमको यहाँ पे निकलेगा। तो शरीर का जला हुआ भाग, मतलब शरीर कितना % जला है, 9% जला है, 18% जला है, 36% जला है, जितना भी जला होगा सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जला हुआ भाग, समझ गए ना, प्रतिशत में, और उसके बाद 4 ml, ml हो जाएगा इनटू जो है शरीर का भाग। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमको 24 घंटा में जो द्रव देना है उसका मात्रा निकालना है कि किसी भी जले हुए पेशेंट को 24 घंटा में कितना द्रव देंगे, तो जो है उसके लिए उसका शरीर का अगर मान गए आगे, शरीर का आगे वाला भाग जला हुआ है, मतलब उसका धड़ जला हुआ है, समझ गए ना, तो आगे वाला भाग यानी 18%, समझ गए, 18% ये हो गया प्रतिशत में, समझ गए ना, प्रतिशत में। और उसके बाद 4 ml है तो ml हो गया, ठीक है ना। और इनटू अगर शरीर का उसका भाग अगर
शरीर का उसका अगर भाग जो है मान गए शरीर का भाग अगर उसका 50 केजी है, ठीक है ना, 50 केजी है, इतना है। अब इसमें आप जो है गुना कर दीजिए और ml में निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे नीचे, ठीक है, और यहाँ से 50 दूना 100 और जो है 2 नमा 18, समझ गए ना। तो ये जो है आपको कितना हो जाएगा, 36 हो गया, समझ गए ना, 36 यानी 3600 ml यानी 3 लीटर 60 600 लगभग 3.5 ml जो है उसको 24 घंटा में यानी 3.5 लीटर के आसपास उसको जो है द्रव दिया जाएगा IV मार्ग से, समझ गए ना, 24 घंटा में, प्रथम 24 घंटा में, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रथम 24 घंटे में द्रव की दी जाने वाली मात्रा में से आधी मात्रा जो है शुरुआती 8 घंटे में, बाकी आधी मात्रा जो है शेष 16 घंटे में दी जानी चाहिए। अब IV का इतना ज़्यादा हम स्पीड करेंगे कि मान गए 3.5 जो है 3.5 लीटर 600 ml जो है निकला है इसका क्या चीज़ मात्रा, समझ गए ना। तो ये 3 लीटर 600 ml निकला है, तो इसमें जो है हम इसको क्या करेंगे कि इसका आधा भाग जो होगा यह 8 घंटे में ही देंगे और बाकी जो इसका आधा घंटा आधा मात्रा बचेगा उसको धीरे धीरे हम 16 घंटे लगा कर देंगे, समझ गए। 8 घंटे में इसलिए देंगे ताकि पेशेंट जल्दी से उसको शरीर में तरल पदार्थ बन जाए। अब कुछ तरल पदार्थ बन जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आधे को 16 घंटे में कर देंगे पूरा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और है, अगले 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा शरीर का जला भाग गुने 0.5 गुने शरीर का भाग। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मात्रा है जो 4 ml था उस 4 ml के जगह पर 0.5 ml कर देना है, बाद बाकी सब वही रहेगा। जैसे जो पहले तो 24 घंटे दे दिए कि जितना भी निकलेगा शुरुआत के 8 घंटे में उसको दे देंगे आधा और फिर 16 घंटे में आधा देंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अब अगले 24 घंटे में कितना द्रव देना है तो इसके लिए शरीर में कितना जला हुआ है वो लिख देंगे प्रतिशत में और उसके बाद जो है 0.5 ml से गुना कर देंगे और शरीर के भार से गुना कर देंगे, समझ गए। तो फिर जो है निकल जाएगा कि अगले 24 घंटे में कितने द्रव देना है और फिर बात वही है कि जितना निकलेगा उसका आधा मात्रा 8 घंटे में और बाकी आधा जो है 16 घंटे में देकर ख़त्म कर देंगे, समझ गए। कुल मिलाकर 48 घंटा द्रव देना है जिसमें 24 घंटे में 4 ml से गुना करना है और बाद के 24 घंटे में जो है अगले 24 घंटे में 0.5 से गुना करके और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पार्कलैंड सूत्र हो गया, ओके, जो कि रिहाइड्रेशन के लिए है, पुनः जलीकरण के लिए, ठीक है। चलिए तीसरा है संक्रमण से बचाव है। अब संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या क्या करेंगे इसको आपको खुद से लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे समान प्रबंध है। आप कोई पेशेंट है उसको और ज़्यादा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको जो है इस समान प्रबंध में आपको जितना चीज़ें नॉलेज होगा इस समान प्रबंध में लिख देना है। जनरल मैनेजमेंट में जैसे दर्द है, दर्द से बुखार है तो बुखार का दवाई, ठीक है ना, और चीज़ें जो प्रॉब्लम होगा आवश्यकता होगा उसको समान प्रबंध में लिख देंगे। और ये 4 प्रकार से जो है एक जले हुए पेशेंट का 71% जले हुए पेशेंट का नर्सिंग देखभाल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, समझ गए ना, कि आपातकालीन देखभाल, रिहाइड्रेशन के लिए देखभाल, उसके बाद उसका संक्रमण से बचाव के लिए देखभाल और समान प्रबंध, समझ गए। तो ये 4 हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कुछ 3 दवाइयाँ हैं, तीनों दवाइयाँ का संकेत, दुष्प्रभाव, नर्स का जिम्मेदारियाँ, सब चीज़ देखते हैं। पहला है लैसिक्स। लैसिक्स कहाँ दिया जाता है देख लीजिए। लैसिक्स एक दवाई होता है जो कहाँ उपयोग किया जाता है देख लीजिए। लैसिक्स एक फुरुसेमाइड वर्ग की औषधि है। यह नेफ्रॉन के लूप पर प्रभावी एवं कार्य करने वाली मूत्रण दवा है। इस देखिए लैसिक्स जो होता है ना, तो लैसिक्स जो है एक डायूरेटिक्स दवा होता है जो फुरुसेमाइड वर्ग का होता है, जो क्या करता है कि शरीर से जल को निष्कासित करता है। यह जो है किडनी पर काम करता है, किडनी के नेफ्रॉन को एक्टिव करता है जिससे मूत्र को निष्कासित करता है, मूत्र में वृद्धि करता है। कौन? लैसिक्स। इसीलिए अगर किसी को एडिमा हो जाता है, सूजन हो जाता है तो उसमें लैसिक्स देते हैं ताकि शरीर से पानी का अधिक इकट्ठा है उसको निकाला जाए, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है देख लीजिए, जैसे गुर्दा रोग में, किडनी के रोग में, हृदय रोग में, यकृत रोग में, इस सब में जो है, और सीवियर एडिमा में, सूजन में इसका उपयोग लैसिक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। साथ ही उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका काम करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है जब आपके शरीर में पानी का मात्रा अधिक होगा और दबाव पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो जैसे ही शरीर से पानी निकालेगा लैसिक्स तो आपके शरीर में उच्च रक्तचाप जो है कम जाएगा, समझ गए। मूत्र त्याग को भी बढ़ाता है, तो इस समय इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका खुराक देख लीजिए, तो 1 से 2 mg प्रति kg 2 बार या 2 बार, 1 बार या 2 बार प्रति kg का मतलब है अगर कोई 60 kg का व्यक्ति है तो वो जो है 50 से 100 mg का जो है ले सकता है 1 से 2 बार में लैसिक्स, समझ गए। जिसको अगर हृदय का प्रॉब्लम हो, बीपी का, तो समझ गए।
इसका साइड इफेक्ट क्या है लेने के बाद देख लीजिए, जैसे थकान हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, कान का प्रॉब्लम, हाइपोकैलमिया मतलब शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम सकता है, उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया मतलब शरीर में जो है सोडियम की मात्रा कम जाएगा, ठीक है ना, हाइपोक्लोरेमिया मतलब क्लोरीन की मात्रा शरीर में कमेगा, और मसल्स क्रैम्प मतलब मांसपेशी में ऐठन आएगा, क्रैम्प होगा, समझ गए ना। तो ये जो है आपके हो सकता है लेसिक्स से दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट, ठीक है। नर्सिंग दिशा निर्देश क्या होता है, नर्स जो है इसमें क्या क्या करती है देख लीजिए। इस औषधि का ओरल एवं आईवी मार्ग द्वारा दिया जा सकता है, मतलब ये जो औषधि है इसको मुख से भी दिया जा सकता है और इंट्रावेन मार्ग से भी दिया जा सकता है। रोगी को वाइटल साइन का निरंतर चेक करना चाहिए कि इसके लेने के बाद कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है लेसिक्स की अधिकतम मात्रा 600 मिलीग्राम प्रतिदिन दी जा सकती है, समझ गए ना, मतलब 600 mg। नेक्स्ट है आईवी मार्ग द्वारा 0.1 मिलीग्राम प्रति kg प्रति घंटा की दर से औषधि प्रदान की जानी चाहिए। तो ये नर्सिंग आपका डायरेक्शन हो गया, समझ गए। तो लेसिक्स खत्म हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोकॉर्टिसोन के बारे में देखिए हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है ना, यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड समूह का एक दवा है जो NSAID, समझ गए ना, जो NSAID समूह का एक दवा है। NSAID कहा जाए तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, समझ गए ना, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAID यही होता है, ठीक है ना। यह इसी समूह का दवा है जो शरीर में क्या करता है, प्रदाह जैसे सूजन, शरीर में कहीं अगर ललीमा हो, शरीर पर स्किन पर चकत्ता हो, धब्बा हो, ललीमा हो या दर्द हो, सूजन हो, तो उस सब को जो है यह कम करता है। कौन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोई भी समूह का दवा हो। तो यह जो है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जो शरीर पर होने वाले प्रतिक्रियाओं को, एलर्जी को रोकता है, समझ गए ना। इसकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है देख लीजिए, जैसे अस्थमा वाले में, ठीक है ना, उसके बाद एन्सेफाइलेसिस में, एनाफाइलेसिस में, प्रदाह में, अर्थराइटिस में, समझ गए ना। तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है, समझ गए। याद रखिएगा कहाँ कहाँ, अस्थमा, एक्यूट अस्थमा, एन्सेफलाइसिस, प्रदाह और अर्थराइटिस। ओके, निषेध कहाँ है देख लीजिए। तो हाइपर सेंसिटिव, अगर किसी को एलर्जी हो तो उसमें नहीं लेना चाहिए। प्री मैच्योर नवजात, अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर हुआ है तो उसको नहीं लेना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन में अगर इसका काम नहीं होता, ठीक है। दुष्प्रभाव देखें तो मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों पर प्रभाव डाल सकता है, ठीक है ना। साथ में डायबिटीज हो सकता है इसके लेने से, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह पर यह जो है अपना छाप छोड़ता है। कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, किडनी का रोग, ठीक है ना। साथ में फैट एम्बोलिज्म हो सकता है और हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकता है शरीर में, और ब्लैडर डिसइंफेक्शन मतलब जो आपका मूत्राशय है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है ना। ब्लैडर, समझ गए, मुहासे, शरीर पर चकत्ता, धब्बा, एक्नी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने के बाद। दिशा निर्देश देखिए क्या क्या है। इस दवाई को मुख व सिरा मार्ग द्वारा दिया जा सकता है, समझ गए, यानी ओरल और आईवी मार्ग से। उसके बाद है दवाई किसी भी विषाक्त लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। अगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम दिख रहा है तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। 15 से 240 mg औषधि को प्रत्येक 12 घंटे के बाद दिया जा सकता है। 3 डेरिफाइलिन, समझ गए ना। अब हम लोग चलते हैं डेरिनफाइलिन की तरफ, ठीक है। देख लीजिए डेरिफाइलिन। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि डेरिफाइलिन जो होता है यह एक जो है किसका दवा है, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बेटर दवा होता है, दमा वाले पेशेंट का, जो क्या करता है कि वायु मार्ग, एयरवे के जो मांसपेशी होता है उसको रिलैक्स करता है, आराम कराता है और फेफड़े से वायु मार्ग को फैलाता है, समझ गए, विस्तारित करता है, खोलता है, जिससे सांस लेने में आसानी होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जितने भी श्वसन वाला रोग है जैसे अस्थमा, COPD, समझ गए ना, उसके बाद ब्रोंकाइटिस, इस सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी श्वसन रोग है, समझ गए। निषेध देखिए, दौरा पड़ने पर ये नहीं लेना चाहिए। पल्मोनरी एडिमा है, समझ गए ना, अगर फेफड़ा में किसी भी प्रकार के जल जमाव है या सूजन है तो ये नहीं लेना चाहिए। हेपेटाइटिक असमानता, अगर आपको हेपेटाइटिक एबनॉर्मेलिटी है तो इसमें भी ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाइपोथायराइज्म है, अगर शरीर में अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो ये जो है कंट्रा इंडेक्शन है, ठीक है। दुष्प्रभाव देख लीजिए, जैसे सिर दर्द होगा लेने के बाद, बेचैनी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यह जो है श्वास नली को खोलने का काम करता है। मितली हो सकता है, उल्टी हो सकता है, समझ गए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नर्सिंग देखभाल में। इस दवाई को मुख व सिरा दोनों मार्ग से दे सकते हैं, ठीक है। दवाई के किसी भी विषाक्त लक्षण देने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, ठीक है। दवाई का सिरा मार्ग द्वारा धीरे धीरे दे। औषधि को प्रत्येक 6 से 8 घंटे के बाद दिया जा सकता है, जिसको जितना जरूरी हो, ठीक है। और बाकी आपको और इसमें लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।